क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में पैसे से जुड़े फैसले लेते वक्त हम इतनी सारी गलतियां क्यों करते हैं? क्यों कुछ लोग करोड़ों कमाकर भी दिवालिया हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग मामूली सैलरी से भी मिलियनेयर बन जाते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि पैसों के मामले में स्मार्ट डिसीजन लेने की असली कला क्या है? आखिर क्यों हम जानते हुए भी बार बार वही गलतियां दोहराते हैं जो हमारी फाइनेंशियल लाइफ को बर्बाद कर देती हैं? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताऊंगी जो आपकी पैसों से जुड़ी हर सोच को चैलेंज करेगी और आपको फाइनेंस के बारे में बिल्कुल नए तरीके से सोचना सिखाएगी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई एक ऐसी किताब है जो बताती है कि फाइनेंशियल सक्सेस मैथ्स और इकोनॉमिक्स से कम और हमारे बिहेवियर और साइकोलॉजी से ज्यादा जुड़ी हुई है। आप हर दिन अपनी सैलरी से कुछ पैसे बचाते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, होम लोन चुकाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब डिसीजन के पीछे आपका ब्रेन कैसे काम करता है? अपने मन के अंदर चल रहे उस हिडन गेम को समझे बिना आप कितना भी पढ़ लें, कितने भी फाइनेंशियल कोर्स कर लें, आप कभी भी पैसों के मामले में मास्टर नहीं बन पाएंगे। मॉर्गन हाउसल वॉल स्ट्रीट के सबसे रिस्पेक्टेड फाइनेंशियल राइटर्स में से एक हैं। उन्होंने द वॉल स्ट्रीट जर्नल और द मोटली फूल जैसी प्रतिष्ठित पब्लिकेशंस के लिए कई सालों तक लिखा है, लेकिन उनकी यह किताब सिर्फ एक फाइनेंशियल गाइड नहीं है। ये इंसानी सोच, इमोशंस और बिहेवियर की एक डीप स्टडी है जो बताती है कि हम पैसों के मामले में क्यों इतने इरेशनल और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। इस किताब में आप एक ऐसे यंग टेक जीनियस की कहानी पढ़ेंगे जिसने $1000 के सोने के सिक्के समुद्र में फेंक दिए और फिर महज $500 के लैंप के लिए झगड़ा किया। आप रोनाल्ड रीड के बारे में जानेंगे, एक मामूली जेनिटर जिसने मरने के बाद $8 मिलियन का दान दिया। आप सीखेंगे कंपाउंडिंग के अद्भुत पावर के बारे में और समझेंगे कि वॉरेन बफेट जैसे लोग अमीर क्यों बने और अमीर कैसे रहे। क्या आप जानते हैं कि अमीर बनना और अमीर रहना ये दोनों बिल्कुल अलग स्किल्स हैं? अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना होता है, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करनी होती है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको पेशेंट, हम्बल और कंट्रोल्ड होना पड़ता है। जेसी लिवरमोर, जिन्होंने एक दिन में $3 अरब कमाए थे, और इब्राहिम जर्मनॉफ्स्की, जो एक मिलियनियर से दिवालिया हो गए, इन दोनों की ट्रैजिक कहानियां आपको सिखाएंगी कि सिर्फ पैसे कमाना ही काफी नहीं है। ये किताब आपको इनफ यानी पर्याप्त के कॉन्सेप्ट के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। क्या आप उन लोगों में से हैं जो हमेशा और ज्यादा चाहते हैं? क्या आप बिना रुके दौड़ते रहते हैं? राजत गुप्ता की कहानी, जिन्होंने $100 मिलियन की वेल्थ के बावजूद अपनी रेपुटेशन, फ्रीडम और सब कुछ सिर्फ इसलिए गंवा दिया क्योंकि उन्हें $1 अरब चाहिए था, आपको सिखाएगी कि इनफ का सेंस न होना कितना खतरनाक हो सकता है। क्या आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं? क्या आप पैसों के साथ अपने इमोशनल और साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि अमीर लोग किस तरह सोचते हैं और कैसे बिहेव करते हैं? तो मेरे साथ इस जर्नी पर आइए जहां हम पैसों की साइकोलॉजी के उन छिपे हुए रहस्यों को अनलॉक करेंगे जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस मैथ्स की एक साइंस नहीं है, बल्कि बिहेवियर का एक आर्ट है, और यही वो आर्ट है जिसे हम इस समरी में एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे चेंजेस आपके दिमाग में और आपके बिहेवियर में आपको एक हेल्थी, वेल्थी और फुलफिलिंग फाइनेंशियल लाइफ की तरफ ले जा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि पैसों की दुनिया में यह सफर आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसे का सच, कोई भी पागल नहीं है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। मेरी एक दोस्त है सोनिया, जो एक मिडिल क्लास फैमिली में पली बढ़ी। उसके पिताजी अक्सर उसे बचपन से ही सिखाते थे कि बेटा, पैसा बचाओ, लोन से दूर रहो और स्टेबल जॉब करो। वहीं मेरी एक और दोस्त प्रिया, जिसके पिताजी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, उन्होंने हमेशा सिखाया कि रिस्क लो, इन्वेस्ट करो और बड़ा सोचो। आज सोनिया एक सरकारी बैंक में अच्छी पोजीशन पर है, जबकि प्रिया ने अपना स्टार्टअप शुरू किया जो कई बार फेल हुआ, लेकिन आखिरकार सक्सेस मिली। अब बताइए, इन दोनों में से कौन सही है? क्या सोनिया की कंजर्वेटिव अप्रोच बेहतर है या प्रिया का रिस्क टेकिंग अप्रोच?
सच ये है कि दोनों अपनी जगह सही हैं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि हम जिस वक्त पैदा हुए, जिस माहौल में बड़े हुए और जो आर्थिक हालात हमने देखे, वही हमारे पैसे से जुड़े व्यवहार को शेप करते हैं। इसीलिए पैसे के मामले में कोई भी क्रेजी नहीं है, नो वंस क्रेजी। अगर आप 1970 के दशक में बड़े हुए, जब इन्फ्लेशन 10% से ज्यादा थी, तो आपके लिए पैसा बचाना बेवकूफ़ी लगता था। वहीं 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के दौरान बड़े हुए लोग पैसे को खर्च करने के बारे में हमेशा कंजूसी दिखाते थे। आपकी फाइनेंशियल ओपिनियंस आपके एक्सपीरियंस का रिजल्ट है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दादा दादी या नाना नानी का पैसे के प्रति व्यवहार आपसे कितना अलग था? और अगर ज्यादा गहराई में जाए तो आपके और आपके बच्चों के बीच की सोच में भी फर्क होगा। हर जनरेशन अपने वक्त के आर्थिक माहौल से सीखती है, इसलिए उनकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं। इसका मतलब यह है कि जब भी आप किसी फाइनेंशियल डिसीजन पर पहुंचे, सिर्फ इसलिए कि वो आपके हिसाब से सही है, दूसरों के लिए वो गलत हो सकता है और उनका भी अपना सही कारण होगा। ये पैसे की साइकोलॉजी का पहला पार्ट है। हम सब अलग अलग आर्थिक कहानियां लेकर चलते हैं। लक और स्किल का फर्क। आपने अक्सर सफल लोगों को यह कहते सुना होगा कि उनकी सफलता पीछे उनकी मेहनत और स्मार्ट डिसीजन है। वहीं जब वे फेल होते हैं तो कहते हैं कि वो बैड लक थी। लेकिन मॉर्गन इस मिथ को तोड़ते हुए कहते हैं कि लक, भाग्य और स्किल, हुनर के बीच की लाइन बहुत ब्लर है, खासकर फाइनेंशियल सक्सेस के मामले में। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती हूँ। कुछ रिसर्चर्स ने 1000 वर्चुअल इन्वेस्टर्स बनाए और उन्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने दिया। हर इन्वेस्टर के पास 50% चांस था कि उसका स्टॉक ऊपर जाए या नीचे। पूरे ग्रुप ने लगभग मार्केट एवरेज रिटर्न ही कमाया। लेकिन इन 1000 में से 5 इन्वेस्टर्स ऐसे थे जिन्होंने 5 साल लगातार मार्केट को बीट किया। क्या उन्हें जीनियस कहेंगे? जरूर नहीं। वो पूरी तरह से रैंडम लक था। यही रियल लाइफ में भी होता है। वॉरेन बफेट बेहद स्मार्ट हैं, लेकिन उन्हें अमेरिका जैसे देश में पैदा होने का एडवांटेज मिला। वे अगर रवांडा या नॉर्थ कोरिया में पैदा हुए होते तो शायद उनकी स्टोरी अलग होती। वेदांत की उत्पत्ति की तरह आप अपने जन्म, जगह और वक्त का चुनाव नहीं करते। ये सब लक का ही एक हिस्सा है। फाइनेंशियल सक्सेस में लक का रोल इतना बड़ा है कि हम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। नेटवर्क, जन्म के समय की इकोनॉमी, फैमिली का बैकग्राउंड, ये सब लक के ही फैक्टर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड वर्क और स्किल मायने नहीं रखते, लेकिन हमें खुद को और दूसरों को जज करते वक्त लक के फैक्टर को समझना चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो अपने हार्ड वर्क के साथ साथ अपनी लक को भी स्वीकार करें, और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो खुद को बहुत ज्यादा हार्श न करें। कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज का असर। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज का असर सबसे अद्भुत मैथमेटिकल चमत्कारों में से एक है। आइंस्टाइन ने अगर सच में कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया की 8वीं अजूबा है, तो उनका मतलब था कि छोटी छोटी चीजें भी समय के साथ कैसे बड़ी हो जाती हैं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूं। मान लीजिए आप 25 साल की उम्र से हर महीने 10,000 रुपये निवेश करना शुरू करते हैं और 12% सालाना रिटर्न मिलता है। 60 साल की उम्र तक आपके पास कितने पैसे होंगे? कोई अंदाजा? जवाब है 5.5 करोड़ रुपए। सिर्फ 42 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप 5.5 करोड़ रुपए पा सकते हैं। यही कंपाउंडिंग का जादू है। लेकिन हमारा दिमाग इस तरह के गणित को समझने के लिए नहीं बना है। हम लिनियर सोचते हैं, जबकि कंपाउंडिंग एक्सपोनेंशियल होता है। 30 दिनों तक हर दिन पैसा दोगुना होने पर पहले कुछ दिन तो कुछ खास नहीं लगता, लेकिन 30वें दिन आप एक अरबपति बन चुके होते हैं। वॉरेन बफेट की 84 अरब डॉलर की नेट वर्थ का 90% उन्होंने 65 साल की उम्र के बाद बनाया। यानी उनके पहले 40 साल के इन्वेस्टिंग करियर से उन्हें सिर्फ 10% वेल्थ मिली और 90% अगले 25 सालों में जमा हुई। कंपाउंडिंग के लिए सबसे जरूरी है टाइम। पैसे का अमाउंट कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इन्वेस्ट करना जल्दी शुरू कर दें। एक 25 साल का इंसान जो 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करता है, 45 साल का इंसान
जो 50,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करता है से ज्यादा वेल्थ बना सकता है। कंपाउंडिंग केवल पैसों पर ही लागू नहीं होती, बल्कि ज्ञान, संबंध और करियर में भी लागू होती है। हर फील्ड में समय के साथ छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स बड़े परिणाम ला सकते हैं। याद रखें, कंपाउंडिंग के लिए एक ही मंत्र है, शट अप एंड वेट। चुप रहो और इंतजार करो। अमीर बनना बनाम अमीर रहना। क्या आपको पता है कि अमीर बनना और अमीर रहना दो अलग अलग गेम हैं और अक्सर वे एक दूसरे के विरोधी हैं। अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, एग्रेसिव होना पड़ता है और थोड़ा गैम्बलिंग स्पिरिट दिखाना पड़ता है। लेकिन अमीर रहने के लिए आपको कंजर्वेटिव, पेशेंट और पैरानॉइड होना पड़ता है। मुझे अपने एक रिश्तेदार प्रकाश की कहानी याद आती है। प्रकाश ने रियल एस्टेट के बिजनेस में तेजी से करोड़ों कमाए। वे बड़े रिस्क्स लेते थे, एक साथ कई प्रॉपर्टीज डेवलप करते थे और जल्दी ही बहुत अमीर हो गए। लेकिन 2008 की इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। क्यों? क्योंकि वे अमीर रहने के गेम को नहीं समझे। अमीर रहने के लिए आपको सर्वाइवर बनना होगा और सर्वाइव करने के लिए आपको पैरानॉइड होना पड़ेगा। इंटेल के फाउंडर एंडी ग्रोव ने एक बार कहा था, ओनली द पैरानॉइड सर्वाइव। आपको हमेशा सोचना चाहिए कि बुरा समय कब आ सकता है और आप कैसे बचेंगे। अमीर बनने के लिए आप कितना रिटर्न पाते हैं वो मैटर करता है। अमीर रहने के लिए कितने समय तक रिटर्न पाते हैं वो मैटर करता है। एक बार की बड़ी जीत से बेहतर है छोटी छोटी जीत का लंबा सिलसिला। इसी वजह से हम देखते हैं कि कई सेलिब्रिटीज और प्रोफेशनल एथलीट्स जो तेजी से अमीर बनते हैं अक्सर बैंकरप्ट हो जाते हैं। वे अमीर बनने का गेम तो जीत गए, लेकिन अमीर रहने का गेम हार गए। याद रखें, आप अमीर तभी हैं जब आपके पास कंट्रोल है। अगर आपकी लाइफस्टाइल आपकी इनकम को निगलती जा रही है तो भले ही आप बाहर से करोड़पति दिखें, भीतर से आप गरीब ही हैं। टेलिंग वर्सेस डूइंग। असली सक्सेस कौन सी है? वो जो आप दिखाते हैं या वो जो आप सच में महसूस करते हैं? मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसे के मामले में हम अक्सर अपने आसपास के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, जिससे हम उतना अमीर नहीं रह जाते जितना हम दिखते हैं। मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताती हूँ जिसे मैं जानती हूँ। दीपक सर हमारे सोसाइटी में बहुत स्टाइलिश रहते हैं। ब्रांडेड कपड़े, लेटेस्ट आईफोन और हर साल नई कार। हर कोई उन्हें काफी अमीर मानता है। लेकिन एक दिन उनकी वाइफ ने मुझे बताया कि वे हर महीने सैलरी के अंतिम दिनों में लोन के बोझ से परेशान रहते हैं। वो अपनी सारी सैलरी ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिल्स में दे देते हैं। इसके विपरीत हमारे सोसाइटी में एक और अंकल हैं, रमेश अंकल। वे साधारण कपड़े पहनते हैं, 10 साल पुरानी कार चलाते हैं और कभी शो ऑफ नहीं करते। लेकिन उनकी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने बच्चों के लिए 3 फ्लैट्स खरीदे और अपने गांव में एक स्कूल भी बनवाया। असली अमीर कौन है? सोशल मीडिया पर आप जो देखते हैं वो अक्सर टेलिंग होता है, न कि डूइंग। लोग वही दिखाते हैं जो उन्हें इंप्रेसिव लगता है, न कि वो जो वास्तव में उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन है। टैक्स रिपोर्ट्स के अनुसार बेस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस करने वाले लोग अक्सर वो होते हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं। वे शोर शराबे से दूर क्वाइटली अपना वेल्थ बना रहे होते हैं। मिलियनेयर नेक्स्ट डोर नामक किताब से पता चलता है कि अमेरिका के ज्यादातर मिलियनेयर्स मिडिल क्लास नेबरहुड में रहते हैं, औसत कार्स चलाते हैं और साधारण जिंदगी जीते हैं। याद रखें, दिखावटी अमीरी आपको सिर्फ स्ट्रेस देगी, असली अमीरी आपको फ्रीडम देती है। और आज की दुनिया में सबसे बड़ी लग्जरी है फ्रीडम का होना। फ्रीडम अपना टाइम कंट्रोल करने की, अपनी इच्छा अनुसार काम करने की आजादी और बिना किसी दबाव के जीने की स्वतंत्रता। फ्रीडम सबसे बड़ा रिवॉर्ड। पैसे का असली मूल्य क्या है? क्या इससे हम बहुत सारी गाड़ियां, बड़े घर या लग्जरी हॉलिडे खरीद सकते हैं? हाँ, बिल्कुल खरीद सकते हैं। लेकिन पैसे का सबसे बड़ा मूल्य है फ्रीडम। अपने टाइम पर कंट्रोल, अपने डिसीजन लेने की आजादी और अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने की स्वतंत्रता। मैं आपको अपनी एक फ्रेंड रिया की बात बताती हूँ। रिया एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी सैलरी वाली जॉब करती थी, लेकिन उसके पास अपने लिए टाइम नहीं था।
वह सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक काम में व्यस्त रहती थी। जब उसकी मां बीमार हुई तो वह उनके पास जाने के लिए छुट्टी तक नहीं ले पाई। इसी वक्त उसे एहसास हुआ कि उसके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन फ्रीडम नहीं। उसने फैसला किया और अपनी जॉब छोड़कर एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। अब उसकी इनकम पहले से कम है, लेकिन वह अपने हिसाब से काम करती है, अपनी मां के साथ समय बिताती है और खुद की देखभाल भी करती है। उसके अनुसार यही असली अमीरी है। पैसे से जुड़ी फ्रीडम के कई लेवल्स हैं। पहला लेवल, आप अपने बेसिक खर्चे कवर कर पाते हैं। दूसरा लेवल, आप कुछ लग्जरी भी अफोर्ड कर पाते हैं। तीसरा लेवल, आप अपनी इच्छा से काम की चुनाव कर सकते हैं। चौथा लेवल, आपको अब काम करने की जरूरत ही नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग दूसरे लेवल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तीसरे और चौथे लेवल के लिए हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत होती है और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने खर्चों को कंट्रोल करें और पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें। हमें समझना होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी मैजिक नंबर से नहीं आती। ये इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितना खर्च करते हैं और आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। जिसे $1 करोड़ की जरूरत है, उसके लिए $10 करोड़ भी कम हो सकते हैं, जबकि जिसे $10 लाख से संतुष्टि मिल जाती है, उसके लिए वही उसकी फ्रीडम है। याद रखें, जब भी अगली लग्जरी आइटम या अपग्रेड के लिए पैसा खर्च करें, तो अपने आप से पूछें, क्या मैं इसके लिए अपनी फ्रीडम का एक हिस्सा एक्सचेंज कर रहा हूं? सेविंग, न्यू फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। जब हम पैसे बचाने की बात करते हैं तो अक्सर इसे रिटायरमेंट या बड़ी खरीदारी के संदर्भ में सोचते हैं, लेकिन मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि सेविंग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है रिस्क मैनेजमेंट। सेविंग आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए एक सुरक्षा जाल की तरह काम करती है। रीता और अजय दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे और लगभग समान सैलरी कमाते थे, लेकिन रीता हर महीने अपनी इनकम का 30% बचाती थी, जबकि अजय अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देता था। जब कंपनी में ले ऑफ हुए, दोनों की नौकरी चली गई। रीता के पास 1 साल का इमरजेंसी फंड था, जिससे उसने आराम से नई जॉब ढूंढी और अपनी शर्तों पर जॉब ज्वाइन की, जबकि अजय को जल्दी में कम सैलरी वाली जॉब लेनी पड़ी क्योंकि उसके पास सेविंग नहीं थी। मॉर्गन कहते हैं, हमारे जीवन में अनिश्चितता ही एकमात्र निश्चित चीज है। हालांकि हम भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके लिए तैयार रह सकते हैं। सेविंग सिर्फ फ्यूचर के लिए पैसे जमा करना नहीं है, यह आपको जॉब्स चुनने की स्वतंत्रता देता है, बिना अतिरिक्त स्ट्रेस के करियर चेंज करने की अनुमति देता है, थोड़े समय के लिए काम से ब्रेक लेने का विकल्प देता है, बड़े रिस्क्स लेने का आत्मविश्वास देता है, हेल्थ इमरजेंसी या फैमिली क्राइसिस में सहायता करता है। मॉर्गन का सुझाव है कि हमें जस्ट इन केस मानसिकता अपनानी चाहिए। जब भी संभव हो, अपनी इनकम से कुछ प्रतिशत बचाए, भले ही वह 5% ही क्यों ना हो। समय के साथ यह राशि बढ़ जाएगी और आपके लिए एक सुरक्षात्मक बफर बन जाएगी। याद रखें, कोई भी वित्तीय योजना 100% पूर्ण नहीं होती। आपकी सबसे अच्छी फाइनेंशियल योजना भी अप्रत्याशित घटनाओं से प्रभावित हो सकती है। इसलिए जितना अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आप अपने बजट में रखेंगे, उतना बेहतर आप जीवन की अनिश्चितताओं से निपट पाएंगे। रीजनेबल ग्रेटर देन रैशनल। क्या आप हमेशा लॉजिकल और रैशनल डिसीजन लेते हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे फाइनेंशियल डिसीजन पूरी तरह से तर्कसंगत होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे मन में इमोशंस और बायस्ड ओपिनियंस एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। मैंने एक इंटरेस्टिंग स्टडी पढ़ी जिसमें रिसर्चर्स ने लोगों को 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दिए। पहला ऑप्शन था जिसमें 80% चांस था 20% रिटर्न पाने का और 20% चांस था 60% लॉस का। दूसरा ऑप्शन था जिसमें 100% चांस था 5% रिटर्न पाने का। मैथमेटिकली पहला ऑप्शन बेहतर था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने दूसरा ऑप्शन चुना। क्यों? क्योंकि हम लॉस से बचना चाहते हैं, भले ही इसका मतलब कम प्रॉफिट हो। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि हमें रैशनल, पूरी तरह तर्क संगत की बजाय रीजनेबल, उचित डिसीजंस लेने चाहिए। जब हम सिर्फ नंबर्स के आधार पर डिसीजंस लेते हैं, तो हम अपने इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स को नजरअंदाज करते हैं।
मैं अपने एक क्लाइंट का उदाहरण देती हूँ। उन्होंने मुझसे एडवाइस मांगी कि वे अपना होम लोन जल्दी से कैसे चुका सकते हैं। मैथमेटिकली उनके लिए बेहतर था कि वे अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, जहां 12% रिटर्न मिल सकता था, बजाय होम लोन चुकाने के जिस पर सिर्फ 8% इंटरेस्ट था। लेकिन जब मैंने उनसे बात की तो पाया कि लोन से मुक्त होने की फीलिंग उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। वे बिना टेंशन के जीना चाहते थे, भले ही थोड़े कम रिटर्न के साथ। इसलिए उन्होंने अपना होम लोन पहले चुकाने का निर्णय लिया, जो उनके लिए रैशनल नहीं बल्कि रीजनेबल था। याद रखें, पैसा सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है। यह आपकी वैल्यूज, प्राथमिकताओं और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जो आपको मेंटल पीस देता है वही आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, भले ही स्प्रेडशीट पर कुछ और बेहतर दिखे। मॉर्गन ने सही कहा है, फाइनेंशियल डिसीजंस कोई मैथ प्रॉब्लम नहीं है। ये यूनिक परिस्थितियों, वैल्यूज और गोल्स वाले लोगों के लिए एक ह्यूमन प्रॉब्लम है। सरप्राइज, लाइफ हमें सरप्राइजेस देती रहती है और फाइनेंशियल मार्केट्स भी। आप कितना भी रिसर्च कर लें, कितनी भी एक्सपर्ट्स से सलाह ले लें, लेकिन कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता कि फ्यूचर में क्या होगा। मॉर्गन हाउसल इसे द 4 words आई एम विलिंग टू डाई ऑन कहते हैं। ये वक्त अलग है। हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन हिस्ट्री हमेशा रिपीट नहीं होती। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले लोगों ने सोचा था कि रियल एस्टेट की वैल्यू कभी गिरती नहीं। 2020 में कोविड-19 की महामारी ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक ऐसा झटका दिया जिसका अनुमान किसी ने भी नहीं लगाया था। मेरे एक जानकार ने 2019 के अंत में अपनी सारी सेविंग रेस्टोरेंट बिजनेस में लगा दी। उन्होंने मार्केट रिसर्च किया, एक्सपर्ट्स से बात की और सब कुछ परफेक्ट प्लान किया। लेकिन 3 महीने बाद ही कोरोना लॉकडाउन ने उनका पूरा बिजनेस तबाह कर दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक वायरस उनकी जिंदगी को इतना बदल देगा। मॉर्गन का कहना है कि हमें पैसे के मामले में हर संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए। वे कहते हैं कि हम हर परिदृश्य के लिए तैयार रहें, ना कि सिर्फ उसके लिए जो हमें संभव लगता है। इसके लिए हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जैसे कहा जाता है, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो, अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करें, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड और कैश में भी। अगर एक एसेट क्लास पर प्रभाव पड़ता है तो दूसरे आपको सपोर्ट करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, हमेशा कुछ कैश आपातकालीन स्थिति के लिए रखें, न केवल बुरे समय के लिए बल्कि अच्छे अवसरों के लिए भी जो अचानक आ सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्या आप अपनी कार में हमेशा फुल टैंक रखते हैं या फिर जब फ्यूल इंडिकेटर रेड जोन में जाता है तभी भरवाते हैं? ज्यादातर लोग फुल टैंक नहीं रखते, लेकिन कोई भी बिल्कुल खाली टैंक पर भी नहीं चलाता। हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में भी यही सिद्धांत लागू होता है। हम भविष्य की घटनाओं का सही अनुमान नहीं लगा सकते, इसलिए हमें हमेशा बफर या सेफ्टी मार्जिन रखना चाहिए। अक्सर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहेंगे कि अगर आप 30 साल के हैं तो रिटायरमेंट के लिए एक्स अमाउंट चाहिए। लेकिन क्या वे आपकी हेल्थ, आपकी प्राथमिकताओं या आपकी फैमिली के दायित्वों के बारे में जानते हैं? क्या वे जानते हैं कि 30 साल बाद इन्फ्लेशन कितनी होगी या मेडिकल टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड हो चुकी होगी? इसलिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में हमेशा अतिरिक्त स्पेस छोड़ें। अगर आपको लगता है कि आपको एक्स अमाउंट की आवश्यकता है तो x + 30% के लिए प्लान करें। मैं एक उदाहरण देती हूँ। मेरे एक फ्रेंड ने अपना बिजनेस शुरू किया। उन्होंने कैलकुलेट किया कि उन्हें शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये चाहिए, लेकिन मेरी सलाह पर उन्होंने 15 लाख रुपये का फंड जुटाया। शुरुआती 6 महीनों में ही उन्हें 3 अनपेक्षित खर्चों का सामना करना पड़ा। एक इक्विपमेंट फेल हो गया, एक कर्मचारी ने अचानक छोड़ दिया और सप्लायर ने कीमतें बढ़ा दी। अगर उनके पास एक्स्ट्रा कैश न होता तो वे शायद अपना बिजनेस बंद कर चुके होते। याद रखें, जीवन हमेशा आपके प्लान के अनुसार नहीं चलता, इसलिए हमेशा अपने फाइनेंशियल प्लान में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें। यह आपको न केवल अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा, बल्कि मेंटल पीस भी देगा। पहली स्टेज या खिलाड़ी का अंत।
स्पोर्ट्स मैच में अक्सर यह देखा जाता है कि जो टीम शुरुआती अंकों में आगे होती है वह जरूरी नहीं कि अंत में जीते, और कई बार जीतते जीतते हारने वाली टीम सबसे ज्यादा याद की जाती हैं। फाइनेंशियल जर्नी में भी यही होता है। हम अक्सर शुरुआती सक्सेस को अंतिम विजय मान लेते हैं, जो एक खतरनाक मानसिकता है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, फाइनेंशियल गेम कभी खत्म नहीं होता, इसलिए कभी भी अपनी जीत का जश्न मनाना जल्दबाजी हो सकती है। एक उदाहरण के रूप में 1990 के दशक के अंत में .com बूम के दौरान कई इन्वेस्टर्स ने खुद को जीनियस मान लिया, क्योंकि उनके स्टॉक्स के वैल्यू में तेजी से वृद्धि हो रही थी। लेकिन 2000 के बाद जब इंटरनेट के जुनून का बुलबुला फूटा तो कई कंपनीज बंद हो गईं और इन्वेस्टर्स ने अपनी पूंजी गंवा दी। हमारी फाइनेंशियल जर्नी में कोई भी सिंगल विन या सिंगल लॉस अंतिम परिणाम नहीं है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और हमें हर स्टेज पर अपने एटीट्यूड और स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करना चाहिए। एक बार मैंने एक क्लाइंट पर काम किया जो रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहा था। 60 की उम्र तक उसने एक अच्छी रकम जमा कर ली थी और वह खुश था। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके सामने अभी भी 20 से 30 साल की जिंदगी है और उसके पास पर्याप्त फंड नहीं है। उसने अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को तुरंत एडजस्ट किया, कुछ रिस्क्स कम किए, कुछ नए एरिया में इन्वेस्ट किया और अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को भी मॉडिफाई किया। मॉर्गन हाउसेल के अनुसार सही फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी वह है जो आपको अंत तक पहुंचने में मदद करे, न कि सिर्फ अगले 5 से 10 सालों के लिए। याद रखें, फाइनेंशियल जर्नी एक मैराथन है, न कि स्प्रिंट। धीरज रखें, बुद्धिमानी से प्लान करें और जरूरत पड़ने पर अपने प्लान को एडजस्ट करें। यू चेंज। वक्त के साथ हम बदलते हैं और हमारे सपने, आकांक्षाएं और प्राथमिकताएं भी बदलती हैं। 20 साल की उम्र में जो हमें महत्वपूर्ण लगता है, 40 की उम्र में शायद वह इतना महत्वपूर्ण न लगे। यही बात हमारे फाइनेंशियल गोल्स पर भी लागू होती है। मेरी एक फ्रेंड अनु जब कॉलेज में थी तब उसका सपना था दुनिया भर की यात्रा करना। उसने हर महीने अपनी स्टाइपेंड से कुछ पैसे बचाकर इसके लिए एक फंड बनाया। 5 साल बाद जब वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगी तो उसकी प्रायोरिटीज बदल गईं। अब वह अपना ओन हाउस खरीदना चाहती थी। उसने अपने ट्रैवल फंड को होम लोन की डाउन पेमेंट में कन्वर्ट कर दिया। क्या इसका मतलब है कि उसका फाइनेंशियल प्लानिंग फेल हो गया? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि वह अपने जीवन के नए चरण के अनुसार अडेप्ट कर रही थी। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि हमें फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल प्लान्स बनाने चाहिए जो हमारे बदलते हुए गोल्स के साथ अडेप्ट कर सके। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम आज जिस व्यक्ति के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, 10 साल बाद वह व्यक्ति शायद बहुत अलग होगा। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी महत्वपूर्ण है। हमें अपने प्लान को समय समय पर रिव्यू करना चाहिए और हमारी बदलती ज़रूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार एडजस्ट करना चाहिए। एक प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को छोटे छोटे भागों में बांटें। जैसे अगर आप एक बड़ा घर खरीदना चाहते हैं तो शायद पहले एक छोटा अपार्टमेंट खरीदें और फिर अपग्रेड करें। इस तरह अगर आपकी प्राथमिकताएं बदलती हैं तो आप अपने प्लान को आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। याद रखें, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हम बदलते रहते हैं। अपने फाइनेंशियल प्लान को भी उसी के अनुसार बदलने दें। नथिंग फॉर फ्री। जब भी कोई आपको कुछ फ्री या बहुत सस्ता ऑफर करे तो याद रखें, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। हर चीज की एक कीमत होती है, चाहे वह आपके समय, आपके डेटा या आपकी मेंटल पीस के रूप में हो। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देती हूँ। कई बार ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर आपको बाय 1 गेट 1 फ्री जैसे ऑफर्स दिखाई देते हैं। क्या वे सच में फ्री दे रहे हैं? नहीं, उन्होंने पहले प्रोडक्ट की कीमत दोगुनी कर दी है और फिर आपको एक फ्री दे रहे हैं। मॉर्गन हाउसेल इस कॉन्सेप्ट को अपनी किताब में विस्तार से समझाते हैं। वे बताते हैं कि हर फाइनेंशियल डिसीजन का अपना हिडन प्राइस टैग होता है, जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हाई रिटर्न्स की उम्मीद होती है, लेकिन इसकी कीमत है वॉलेटिलिटी और अनिश्चितता। आप 15% रिटर्न तभी पा सकते हैं जब आप 30% गिरावट के लिए भी तैयार हों।
जब आप एक बड़ा घर खरीदते हैं तो आपको मिलता है अधिक स्पेस और स्टेटस सिंबल, लेकिन इसकी हिडन कॉस्ट है उच्च मेंटेनेंस, ज्यादा सफाई और शायद ज्यादा कमाने का प्रेशर भी। मॉर्गन कहते हैं कि हमें हर फाइनेंशियल डिसीजन के ट्रू कॉस्ट को समझना चाहिए। हाई रिटर्न के पीछे छिपी वॉलेटिलिटी, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स के पीछे छिपा इन्फ्लेशन रिस्क और फ्री प्रोडक्ट्स के पीछे छिपी प्राइवेसी की कीमत, इन सब को हमें कंसिडर करना चाहिए। जब भी कोई आपको रिस्क फ्री गारंटीड रिटर्न के साथ कुछ ऑफर करे तो एक्स्ट्रा सावधान रहें। आर्थिक दुनिया में जितना ज्यादा प्रॉमिस उतना ज्यादा संदेह। याद रखें, सौदा तभी अच्छा है जब दोनों पक्षों को कुछ ना कुछ मिले। अगर एक तरफा फायदा दिख रहा है तो जरूर कोई हिडन कॉस्ट है जो आपको नजर नहीं आ रही। यू एंड मी, पैसे का व्यवहार अक्सर हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स को प्रभावित करता है, खासकर जब बात करें कपल्स की। मॉर्गन हाउसेल इस विषय पर एक महत्वपूर्ण बिंदु रखते हैं। जब दो लोग अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं तो उनकी पैसे के प्रति सोच भी अलग होती है। मेरी एक फ्रेंड रेणुका, जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ने एक अमीर घराने के लड़के अनिल से शादी की। शुरुआत में ही उनके बीच पैसे को लेकर मतभेद शुरू हो गए। रेणुका हर रुपये के लिए बजट बनाती और खर्च पर नजर रखती, जबकि अनिल बिना सोचे समझे खर्च करता। रेणुका के लिए छोटी छोटी बचत महत्वपूर्ण थी, जबकि अनिल के लिए ये सब पेटी बातें थीं। यहाँ क्या होता है, दोनों अपने अपने बैकग्राउंड से प्रभावित हैं। रेणुका ने बचपन में पैसे की कमी देखी है, इसलिए वह फ्रुगैलिटी को वैल्यू करती है। अनिल को कभी पैसों की टेंशन नहीं रही, इसलिए वह खर्च को लेकर आराम से है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि हमें पैसे के मुद्दों पर ओपन कम्युनिकेशन रखनी चाहिए, खासकर अपने पार्टनर के साथ। हम उनके वित्तीय व्यवहार को बदल नहीं सकते, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि और मोटिवेशन को समझ सकते हैं। कपल्स के लिए अलग अलग अकाउंट्स रखना एक समाधान हो सकता है। एक शेयर्ड अकाउंट जरूरी खर्चों के लिए और अलग अलग पर्सनल अकाउंट्स जिनसे वे अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं। याद रखें, पैसे के मामले में कोई सही या गलत नहीं होता, सिर्फ अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं। अपने पार्टनर के फाइनेंशियल वैल्यूज को समझें और उनका सम्मान करें, भले ही वे आपसे अलग हों। द सीलिंग ऑफ नॉलेज। हम अक्सर सोचते हैं कि आर्थिक दुनिया के हर सवाल का कोई ना कोई जवाब जरूर होगा, लेकिन मॉर्गन हाउसेल का कहना है कि हर वित्तीय ज्ञान की एक सीमा है, एक सीलिंग ऑफ नॉलेज। मैंने एक बार एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर से पूछा, अगली रिसेशन कब आएगी? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मुझे सच में पता होता तो मैं यहां आपसे बात न कर रहा होता, मैं अपने प्राइवेट आइलैंड पर होता। यही सच्चाई है। अर्थशास्त्र, फाइनेंस और इन्वेस्टिंग में कई प्रश्न ऐसे हैं जिनका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आर्थिक सिस्टम बेहद कॉम्प्लेक्स हैं, जिनमें हजारों वेरिएबल्स हैं। इंसानी व्यवहार अनप्रिडिक्टेबल है और मार्केट्स इंसानी व्यवहार से चलते हैं। नए टेक्नोलॉजिकल या जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हमेशा आ सकते हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं। इस अनिश्चितता को स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। जब कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट 100% कॉन्फिडेंस के साथ भविष्यवाणी करता है तो उसकी बातों पर संदेह करें। मॉर्गन सुझाव देते हैं कि हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें और भविष्य के अनेक परिदृश्यों के लिए तैयार रहें। अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी रखें ताकि अगर चीजें उम्मीद के मुताबिक न हों तो आप एडजस्ट कर सके। याद रखें, अनिश्चितता से डरना जरूरी नहीं है। यह स्वीकार करना कि हम सब कुछ नहीं जानते हमें और अधिक विनम्र और एडेप्टेबल बनाता है, जो लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल सक्सेस के लिए महत्वपूर्ण क्वालिटीज हैं। कंक्लूजन, राइडिंग ऑन स्विंग्स। जब आप बच्चे थे, क्या आपको झूले पर झूलना पसंद था? झूला चलाना एक आसान सा कॉन्सेप्ट है। आप पीछे जाते हैं, फिर आगे। पीछे जाना आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। यही पैसों की दुनिया में भी होता है। मॉर्गन हाउसेल अपनी किताब के आखिरी चैप्टर में लिखते हैं कि फाइनेंशियल सफलता एक सीधी रेखा नहीं है। ये उतार चढ़ाव वाली यात्रा है जहां हमें कई झटकों से गुजरना पड़ता है। मार्केट्स बढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, आपकी वेल्थ बढ़ती है, फिर कभी कभी घटती भी है।
यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इन उतार चढ़ावों को कैसे देखते हैं। क्या हम उन्हें अपनी फाइनेंशियल जर्नी का एक नेचुरल पार्ट मानते हैं, या हम हर गिरावट पर पैनिक हो जाते हैं? मॉर्गन का मानना है कि सफल इन्वेस्टर्स वो हैं जो मार्केट साइकिल को अपने फायदे के लिए उपयोग करते हैं। जब मार्केट डाउन होता है, वे उसे खरीदने का अवसर के रूप में देखते हैं। जब मार्केट अप होता है, वे अपनी सफलता का आनंद लेते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते। मैं आपको एक शानदार क्वोट देती हूं जो मॉर्गन अपनी किताब में देते हैं। धैर्य या निवेश पर रिटर्न सीधे परिणाम नहीं है, वे आपकी क्षमता के परिणाम हैं कि आप कितनी अच्छी तरह से अनिश्चितता को सहन कर सकते हैं। पैसे की दुनिया में उतार चढ़ाव का होना तय है। सवाल यह है कि हम इन उतार चढ़ावों के बीच कितनी शांति बनाए रख सकते हैं। तो अंत में हमें क्या याद रखना चाहिए? हमें याद रखना चाहिए कि पैसा सिर्फ एक टूल है, एक साधन है, एक माध्यम है, लेकिन कभी भी अंतिम लक्ष्य नहीं। पैसा हमें फ्रीडम, सिक्योरिटी और चॉइसेस देता है, लेकिन हैप्पीनेस सिर्फ पैसे से नहीं आती। असली फाइनेंशियल सक्सेस इन 3 चीजों से आती है: बुद्धिमानी से धन का प्रबंधन करना, संतुष्टि के बिंदु को पहचानना, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीना। पैसे की साइकोलॉजी समझना आपको न केवल बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद करेगा, बल्कि आपको एक अधिक शांत, पूर्ण और संतुलित जीवन जीने में भी मदद करेगा। क्या आपने इस सारांश से कुछ नई बातें सीखी? क्या आप अब अपने पैसों के बारे में थोड़ा अलग तरीके से सोचेंगे? मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। धन्यवाद। अगली किताब के सारांश में फिर मिलते हैं।